वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सबका डीएनए बायोलॉजी इंस्टीट्यूट के लेट्स टॉक बायोलॉजी में। आज हम लोग हाजिर हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में जिसका नाम है माइटोसिस। कभी सोचा है आपने, एक छोटा बच्चा बड़ा होने के बाद उसका वजन भी बढ़ जाता है, उसकी कद काठी भी बढ़ जाती है। हमें लगी हुई कोई जख्म है, कोई इंजरी है, वो अपने आप कैसे ठीक हो जाती है और थोड़े दिन के बाद हमें पता भी नहीं चलता कि वहां कोई इंजरी हुई भी थी। इन सारी चीजों का आंसर क्या है? इनका आंसर है सिंपल, माइटोसिस। और ये माइटोसिस क्या चीज है, इसी को आज हम डिटेल में समझेंगे और ये कैसे होता है इसी के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझ आता है, कंसेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमने ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट की है जो 10th 12th 11th एंड कंप्लीट सिलेबस ऑफ 11th 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। अपार्ट फ्रॉम इट सीईटी, बायोलॉजी की सीईटी अगर आप देना चाह रहे हैं, नीट देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी। अगर आप हमारे साथ एक टॉपिक के लिए भी जुड़ना चाहते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप वो भी कर सकते हैं। आप हमसे एक टॉपिक के लिए भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ में मिलकर एक लेसन कोई पढ़ना चाहते हैं जो आपको बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, तो आप एक लेसन भी हमारे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको पूरे सिलेबस के लिए भी हमारे साथ मिलकर पढ़ना है तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए माइटोसिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू सेल डिवीजन। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन का सिंपल सा मीनिंग होता है जब सेल्स डिवाइड होकर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके का डिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसी को कहा जाता है सेल डिवीजन। तो माइटोसिस एक तरीके का सेल डिवीजन है। इस सेल डिवीजन में एग्जैक्टली क्या होगा हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि सेल्स डिवाइड ही क्यों होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जरूरत ही क्या है सेल्स को डिवाइड होने की? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स न्यू सेल्स टू ग्रो। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है, एक छोटे बच्चे को ग्रो करके एक एडोलेसेंट बच्चे में और आगे चल के एक एडल्ट में कन्वर्ट होना है, तो उसे अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। एक छोटा सा प्लांट भी आप ले लीजिए, आप सीड से एक प्लांट लगाते हैं, उस प्लांट को भी ग्रो होकर स्टेम बनाना है, रूट बनाना है, उसके लीव्स बनाने हैं, आगे चल के फ्रूट्स बनेंगे, बहुत सारी डेवलपमेंट उसके अंदर होगी। इन सारी चीजों के अंदर उसे ग्रोथ करनी पड़ेगी और इस ग्रोथ के लिए जरूरी है माइटोसिस। अपार्ट फ्रॉम इट, माइटोसिस हमें सरवाइव करने के लिए कैपेबल बनाता है। माइटोसिस के कारण हमारी बॉडी रिपेयर कर सकती है। हमें अगर कोई इंजरी लगती है, कुछ जल कट जाता है अगर, इन दैट केस, तो हमारे उस जले हुए पार्ट को, उस कटे हुए हिस्से को, हमारी बॉडी के एक छोटा सा कट लग गया, कुछ आप काम कर रहे थे कटर से, थोड़े समय के बाद में वो रिपेयर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहां पर कोई कट भी लगा था। तो वहां रिपेयर का काम भी माइटोसिस की हेल्प से ही किया जाता है, ये बात याद रखनी है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, रिप्रोड्यूस करने के लिए भी एक्चुअली सेल डिवीजन की जरूरत होती है। रिप्रोड्यूस करने के लिए दो टाइप के सेल डिवीजन की जरूरत होती है। पहले होगा मियोसिस, उसके बाद होगा माइटोसिस। मियोसिस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे। तो इन सारे रीजन जो हमने ऊपर देखे, टू ग्रो, सर्वाइव, रिपेयर और रिप्रोड्यूस, इन सारे कामों में हम लोगों को सेल डिवीजन हेल्प करता है और माइटोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन है। ऑलराइट, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो बेसिकली आपके सिलेबस में दो टाइप के ही सेल डिवीजन आपको पढ़ने हैं। पहला टाइप का सेल डिवीजन है दैट इज माइटोसिस। ओके, तो पहले इसी को टैकल करते हैं। माइटोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक सेल। माइटोसिस कहाँ होता है? सोमैटिक सेल में ही होगा केवल। अब ये सोमैटिक सेल क्या चीज है? सोमैटिक सेल आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को कहा जाता है। नॉर्मल सेल्स मतलब आपकी स्किन, आपकी मसल, आपके ब्रेन, इवन आपकी किडनीज, आपके लीवर, आपके इंटरनल ऑर्गन्स, सारे सेल्स सोमैटिक सेल्स ही कंसिडर किए जाएंगे। ओके, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर। माइटोसिस का काम क्या है? मेनली माइटोसिस का काम है आपकी बॉडी की ग्रोथ करवाना और अगर कोई डैमेज हो रहा है तो उसको रिपेयर करना। ये दो प्राइमरी फंक्शन माइटोसिस आपकी बॉडी में प्ले कर रहा है। दूसरे साइड पर दूसरे टाइप की सेल डिवीजन होती है जिसको कहा जाता है मियोसिस। ओके, ये होती है जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स अब क्या चीज है? सोमैटिक सेल्स तो समझ आ गया, हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स क्या चीज है? जर्म सेल्स होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स। यस, रिप्रोडक्टिव सेल्स। मेल में अगर जर्म सेल की आप बात करें तो इट विल बी स्पर्म। फीमेल में अगर आप बात करें जर्म सेल्स की तो इट विल बी oocyte। ऑलराइट, तो ऐसे दो टाइप के जर्म सेल्स आपको नेचर में मिल जाएंगे। तो वहां पर मियोसिस होता है। स्पर्म बनाने के लिए मियोसिस किया जाएगा, oocyte बनाने के लिए मियोसिस किया जाएगा। अलावा इसके आपके नॉर्मल बॉडी के सेल में, सोमैटिक सेल में मियोसिस नहीं होता है। इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। अब ये इसके जहां होता है मियोसिस, जिस प्लेस पे हो रहा है, जो चीज बना रहा है मियोसिस, उसी से समझ में आ जाता है कि ये रिप्रोडक्शन के लिए ही हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जर्म सेल, स्पर्म और oocyte बन रहे हैं तो आगे चल के क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, जो आपके थर्ड लेसन में आने वाला है एक्चुअली। ऑलराइट, तो जरा यहाँ डायग्राम भी एक बार देख लीजिए ध्यान से। ये माइटोसिस की एक जनरल आउटलाइन है अगर आप ध्यान से देखें।
माइटोसिस के जनरल आउटलाइन में क्या हो रहा है कि एक सेल है, एक सेल डिवाइड होके दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, दो सेल में। अब यहां अगर आप ध्यान से देखें तो यहां आपको 4 क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। डॉटर सेल जो दोनों बने हैं, इन दोनों के अंदर भी आपको 4 और 4 सेल्स 4 क्रोमोसोम्स ही नजर आएंगे। ये कहानी है माइटोसिस की। ऑन द अदर हैंड साइड अगर आप मियोसिस को देखें तो मियोसिस में आपको क्या दिख रहा है? स्टार्टिंग में इस डायग्राम में हमने 4 क्रोमोसोम रखे हैं। दीज आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स। तो यहाँ पर शुरुआत में हमने 4 क्रोमोसोम्स रखे हैं। अब जब सेल डिवाइड होके 4 सेल्स को जनरेट करता है तो हर सेल में केवल दो दो क्रोमोसोम्स ही आगे जा रहे हैं। ओके, अगर आपने ध्यान दिया होगा माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हो रहा है। ओके, क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा, जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। डॉटर सेल्स में जो अगली सेल्स बनती है उनको डॉटर सेल्स कहा जाएगा, उसमें आधे हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सक्लूसिवली माइटोसिस के बारे में। ओके, ध्यान दीजिएगा। Mitosis is a process where one parent cell divides to produce two identical daughter cells. एकदम सिंपल सी प्रोसेस है, बात बड़ी सिंपल सी है। एक सेल है, उसे पेरेंट सेल कहा जाएगा, वो डिवाइड हो रहा है, दो सेल बना रहा है, दो सेल जो बन रहे हैं वो डॉटर सेल्स है। ओके, और दोनों डॉटर सेल्स एक दूसरे से भी आइडेंटिकल है। एट द सेम टाइम वो अपने पेरेंट सेल से भी आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने का मतलब आप जानते हैं, बिल्कुल सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ना डीएनए में कोई चेंज है, ना क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज है, बिल्कुल वैसा ही सेल है जैसा पेरेंट सेल था। ऑलराइट, ईच कैरिंग द एग्जैक्ट सेम क्रोमोसोम नंबर एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो दो सेल बनी है आगे चल के, जिनको हमने डॉटर सेल बोला है, उन दोनों डॉटर सेल के अंदर डीएनए भी, जेनेटिक मटेरियल डीएनए बिल्कुल सेम है। कोई उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, कोई डीएनए का एक्सचेंज क्रोमोसोम्स के बीच में नहीं हुआ है। एट द वेरी सेम टाइम क्रोमोसोम का नंबर भी सेम है। अगर 46 क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर है तो डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स ही आएंगे। ऑलराइट, वन पेरेंट सेल, टू डॉटर सेल, ओरिजिनल सेल विद फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो पेरेंट सेल होगा, एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल सेम क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल्स के अंदर भी आ जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस हमने पहले भी देखा था, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है इतना माइटोसिस हमारी बॉडी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रोथ। हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ होती है केवल माइटोसिस के कारण। ओके, सो ग्रोथ, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय इंक्रीजिंग सेल नंबर थ्रू माइटोसिस। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है, हमारी तरह जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स माइटोसिस के कारण ही ग्रो कर पाते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के बारे में नहीं। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपने बॉडी में सेल्स का नंबर ग्रो करते हैं। अभी मान लीजिए ये एक बच्चा है, ये एक इन्फेंट है, अभी न्यूली बॉर्न बेबी है, 4-5 महीने का बच्चा है। इसके बॉडी के अंदर डेफिनेटली नंबर ऑफ सेल्स कम है। जैसे जैसे ये बड़ा होगा वैसे वैसे इसके बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे इस बेबी की ग्रोथ होगी। ओके, ऐसा तो नहीं हो रहा कि नंबर ऑफ सेल्स 100 थे उस बेबी के अंदर तो नंबर ऑफ सेल्स 100 ही रहेंगे, लेकिन सेल्स का साइज बढ़ने लग गया। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, तो इस बात को समझ जाइए कि बच्चे के अंदर सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, ना कि सेल का साइज। तो सेल का नंबर बढ़ने के कारण बच्चे की ग्रोथ होगी। सो प्राइमरी ग्रोथ का रीजन हमारे माइटोसिस है। देन रिपेयर। अगर हमें कोई इंजरी लगती है, जैसे यहाँ पर एक वुंड लगा है, वुंड लगने के बाद में आप देखेंगे एक बड़ा सा कट है, उसको स्टिचेस लगाए हुए हैं, थोड़े समय के बाद में वो जो कट है वो एक्चुअली पूरा भर जाता है। ओके, कंप्लीटली सील हो जाता है। और ये बीच की जो जगह कट की हुई थी, ये कट हुई हुई जगह दोबारा से कैसे रिपेयर हो गई? इसका रीजन है माइटोसिस। आसपास के जो अच्छे सेल्स हैं, हेल्दी सेल्स हैं, वो दोबारा से ग्रो करके माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते 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 आपस में जुड़ जाते हैं, और इसी वजह से रिपेयर हो पाता है हमारी बॉडी में। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। देन कम्स द रिप्लेसमेंट। अगर हमारी बॉडी में कभी कभी कोई सेल अनहेल्दी हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है, इस डिफॉर्मिटी से निपटने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है कि आसपास के सेल्स डिवाइड करते हैं, नए सेल्स को जनरेट करते हैं, और उस पुराने सेल को मार दिया जाता है, या हमारी बॉडी खुद खा जाती है, उसे ऑटोफेजी कहा जाता है। हमारी बॉडी खुद भी कभी कभी हमारे अनहेल्दी सेल्स को, अनवांटेड सेल्स को खा जाती है, इट्स कॉल्ड ऑटोफेजी। तो उन सेल्स को हटा दिया जाता है और उस अनहेल्दी सेल की जगह ले लेते हैं हेल्दी सेल्स, न्यू सेल्स, फ्रेश सेल्स, जुवेनाइल सेल्स। और ये सेल्स कहां से आ रहे हैं? ये सेल्स आ रहे हैं एडजेसेंट सेल के माइटोसिस के द्वारा। आसपास के सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, हेल्दी सेल्स को जनरेट कर रहे हैं, वो हेल्दी सेल्स अनहेल्दी सेल्स की जगह ले लेते हैं। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, दैट इज क्रोमोसोम स्टेबिलिटी। यस,
इसको बुक में भी आपके डिस्कस नहीं किया गया है 10th स्टैंडर्ड के, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली। क्रोमोसोम स्टेबिलिटी, माइटोसिस हमारी बॉडी में क्रोमोसोम स्टेबिलिटी के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। अब जरा ये डायग्राम देखिए, सिंपल सी डायग्राम है। इस डायग्राम की हेल्प से यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट क्रोमोसोम स्टेबिलिटी मींस। क्रोमोसोम स्टेबिलिटी क्या होती है कि पेरेंट सेल के अंदर अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 9th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं बाय द वे। तो ये क्रोमोसोम स्टेबिलिटी क्या होती है, पेरेंट सेल के अंदर अगर 2n क्रोमोसोम्स है, डॉटर सेल के अंदर भी 2n क्रोमोसोम्स जाने चाहिए। ओके यदि एक क्रोमोसोम भी इधर का उधर हो जाता है तो आप लोग ये बात बड़ी अच्छे से जानते हैं कि एक क्रोमोसोम यहां से वहां कम या ज्यादा होने के क्या लाइक फेटल आउटकम्स हो सकते हैं। ओके यू ऑलरेडी नो, बड़ी बड़ी डिसऑर्डर्स हो सकती है, लाइक डाउन सिंड्रोम हो सकती है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम जैसे डिसीजेस हो सकते हैं। सो दीज आर दी कंडीशंस अगर एक भी क्रोमोसोम इधर का उधर होता है तो क्रोमोसोम स्टेबिलिटी हाईली इंपॉर्टेंट है। ये मेंटेन हमारी बॉडी के अंदर करता है माइटोसिस। देन अब आ जाते हैं माइटोसिस के एक्चुअल प्रोसेस के ऊपर। अब जरा ध्यान से समझना, एक सेल है, जब भी आप माइटोसिस को समझे तो एक सेल को इमेजिन कीजिए अपने माइंड में। एक सेल है, उस सेल को अब फाइनली डिवाइड करना है, उसके डिवाइड होने का समय आ गया है। ओके उसके डिवाइड होने का समय आ गया है। अब डीएनए जो होता है, डीएनए क्रोमोसोम जो बनेगा डीएनए से बनेगा। डीएनए कहाँ है, यू नो वेयर डीएनए इज, डीएनए इज इन द न्यूक्लियस। ओके अब डीएनए बैठा है न्यूक्लियस के अंदर, एज यू कैन सी हियर, ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ये है न्यूक्लियस। सबसे पहले तो न्यूक्लियस को ही डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बनाने पड़ेंगे। ओके सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए डबल हो चुका है। अब न्यूक्लियस ही डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बनेंगे। पहला प्रोसेस माइटोसिस में ये होगा। और जब दो न्यूक्लियस सेपरेट हो जाते हैं, दो न्यूक्लियस एकदम एक दूसरे से अलग होकर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लेकर सेपरेट हो जाते हैं, उसके बाद आपका जो एक्चुअल सेल है वो डिवाइड करेगा। ओके तो इस तरीके से दो स्टेजेस है माइटोसिस की। पहली स्टेज को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा, नाम से पता चल जाना चाहिए, 8th स्टैंडर्ड में भी हमने समझा था। कैरियो, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब टू स्प्लिट, टू ब्रेक डाउन, किसी चीज को ब्रेक डाउन करना, स्प्लिट करना, तोड़ना, इसको काइनेसिस कहा जाएगा। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करना फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद सेल ब्रेक डाउन होगा। ओके ये दो स्टेजेस है माइटोसिस की। पहली स्टेज 4 फेजेस में डिवाइडेड है। ओके जो न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होना और दो अलग अलग न्यूक्लियस बनने की प्रोसेस है, ये इटसेल्फ 4 अलग अलग फेजेस में डिवाइडेड है। तो पहला फेज इसका आता है प्रोफेज। ओके पहला फेज आता है इसका प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, ध्यान से समझना। प्रोफेज में जो हमारा नॉर्मल कंडीशन में डीएनए, आप जानते हैं जब हमारा सेल कोई लाइक डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो हमारे सेल में डीएनए धागे की शक्ल में होता है, ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है। और जब सेल डिवाइड करने लगेगा तो ये धागे की शक्ल का डीएनए किस शक्ल में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके क्रोमोसोम्स के शेप में। और ये कैसे आता है 9th स्टैंडर्ड में, अगेन 9th स्टैंडर्ड का रेफरेंस दूंगा, 16th लेसन में या 15th लेसन में पॉसिबली वापस जाइए, दोबारा से पढ़िए कि डीएनए सेल डिवीजन से ठीक पहले कुछ खास प्रोटीन्स के ऊपर लपेट दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मांझे को लपेटा जाता है चक्री के ऊपर जब पतंग उड़ाते हैं। ओके तो थ्रेड लाइक डीएनए टर्न्स इनटू क्रोमोसोम, ये स्टार्टिंग होगा क्रोमोसोम में टर्न होने का पहली स्टेज में, प्रोफेज में, पहला। दूसरा, आपका ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या होगा, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। ओके ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, ये होगा पहली प्रोसेस में, प्रोफेज में। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात यहाँ पे होती है सेंट्रियोल। हालांकि इस डायग्राम में ये डायग्राम थोड़ी सी फॉल्टी है। जो सेंट्रियोल होते हैं वो एक दूसरे से अलग होकर ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में ऑलरेडी अपोजिट पोल से पहुंच चुके हैं। दिस इज नॉट द केस, लाइक एक सेंट्रियोल अगर यहाँ होगा तो दूसरा सेंट्रियोल यहाँ होगा, ऑपोजिट पोल्स पर जाना शुरू कर देते हैं। ओके ये 3 प्रोसेस होती है प्रोफेज में। ऑलराइट चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेटाफेज आ गया। मेटाफेज में क्या होगा, एकदम सिंपल सी बात है। मेटाफेज में जो 3 प्रोसेस आपने स्टार्ट करवाई थी प्रोफेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करना, क्रोमोसोम्स को डीएनए को क्रोमोसोम्स की शेप में लाना शुरू करना, और सेंट्रियोल्स को ऑपोजिट पोल्स पर पहुंचाना शुरू करना, जो मेटाफेज में शुरू हुआ था। जब सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पर जा रही थी, क्रोमोसोम बन रहे थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो रहा था, ये तीनों प्रोसेस मेटाफेज में कंप्लीट हो जाती है। तो कैसे याद रखेंगे, जो प्रोसेस प्रोफेज में आपने स्टार्ट किया मेटाफेज में कंप्लीट हो जाता है। एकदम सिंपल सी ट्रिक है। ओके सो क्या होगा, यहाँ पर सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच जाएंगे। देन क्रोमोसोम्स कंप्लीटली क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाएंगे और अलाइन हो जाएंगे बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पे, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। ओके सेंट्रली आ जाएंगे इक्वेटर पे। और तीसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर हो जाएगा। ओके
एक और चीज एडिशनल यहाँ पे होती है, ये जो धागे आपको दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। इसका एक एंड सेंट्रियोल से लगा होता है और दूसरा एंड सेंट्रोमियर से लगा होता है। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का एक पार्ट है, ये बात याद रखिएगा। ओके, तो सेंट्रोमियर से लगा होता है और एक पार्ट लगा होता है सेंट्रियोल से। तो ये स्पिंडल फाइबर्स किस लिए है? यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल है। दैट रोल इज कि स्पिंडल फाइबर नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट फेज में, जो कि आने वाली है एनाफेज आपकी, इस एनाफेज में आपको दिखेगा स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को सेपरेट दो ऑपोजिट पोल्स पर खींचने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, सो मेटाफेज हमने पढ़ ली। मेटाफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली ब्रेक डाउन, उसके बाद में आपका जो सेंट्रियोल है ऑपोजिट पोल पर पहुंच गया, देन क्रोमोसोम अपने फुल फॉर्म में आ चुके हैं, क्रोमोसोम बन चुके हैं। फिर आती है थर्ड स्टेप जिसको कहा जाता है एनाफेज। ओके, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में सिंपली होगा कि आपके क्रोमोसोम्स जो बन चुके थे, ये क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स पर खींचे जाएंगे। किसकी हेल्प से? स्पिंडल फाइबर की हेल्प से। ओके, स्पिंडल फाइबर की हेल्प से सिस्टर क्रोमैटिड ऑपोजिट पोल्स पर खींचे जाएंगे। सिंपल सी प्रोसेस, एनाफेज में ज्यादा कुछ नहीं होता। उसके बाद देखिए टीलोफेज, ये है लास्ट स्टेप, न्यूक्लियर डिवीजन की लास्ट स्टेप, कैरियोकाइनेसिस की लास्ट स्टेप। सो टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होगा? टीलोफेज में देख लीजिए आप, बिल्कुल जो आपने प्रोफेज में स्टार्ट किया था वो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आना शुरू हो गया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे 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 बन रहा है। जो क्रोमोसोम आपने बनाए थे मेटाफेज में बन गए थे, वो क्रोमोसोम दोबारा से खुल रहे हैं। अब क्रोमोसोम खुल जाएंगे तो क्या बनेगा? डीएनए का धागा वापस आ जाएगा, क्योंकि यही तो डीएनए का धागा था जो लपेटने के बाद क्रोमोसोम बन गया था। ओके, तो क्रोमोसोम खुलकर वापस डीएनए के फॉर्म में आना शुरू कर देते हैं और आपके सेंट्रियोल डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तीन प्रोसेसेस प्रोफेज में स्टार्ट की थी, टीलोफेज में रिवर्स कर देनी है। ओके, ये हो गई टीलोफेज। और जब ये टीलोफेज हो जाती है तो डायग्राम की तरफ एक बार दोबारा ध्यान दीजिए जरा, कि डायग्राम में आपको दिखेगा कि सेल अभी भी एक ही है। ओके, सेल अभी भी एक ही है, भले एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस जरूर फॉर्म हो चुके हैं, लेकिन सेल अभी भी एक है। क्या अभी भी सेल डिवीजन हो चुकी है या होना बाकी है? क्या कंप्लीटली सेल डिवाइड हो चुका है? नहीं, अभी सिर्फ डिवाइड हुआ है न्यूक्लियस, जो कि फर्स्ट स्टेप है, दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। अब होगा साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब होता है सेल, काइनेसिस का मतलब टू स्प्लिट। सो सेल, यहां अगर आप ध्यान से देखें तो सेल धीरे धीरे करके डिवाइड होना शुरू हो रहा है। दो न्यूक्लियस अपने अपने साइड पर पहुंच चुके हैं, यहाँ इस तरफ दो न्यूक्लियस अपने अपने साइड पर पहुंच चुके हैं। अब दोनों न्यूक्लियस अपने अपने साइड पर पहुंच जाने के बाद में सेल धीरे धीरे करके क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। कैसे कर रहा है डिवाइड? समझ लीजिए, दिस इज अ सेल, दोनों न्यूक्लियस अंदर बन चुके हैं, दिस इज अ सेल, धीरे धीरे करके वो करीब आएगा और स्प्लिट हो जाएगा। ओके, जो यहाँ पे गैप बनती है दोनों से, एक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इस गैप को कहा जाता है क्लीवेज फरो, फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर साइटोप्लाज्म स्प्लिट, धीरे धीरे करके साइटोप्लाज्म स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है दो अलग अलग पार्ट में, और दो डॉटर सेल्स हमें मिल जाते हैं। जैसे इस डायग्राम के एंड में आपको यहाँ पर दो डॉटर सेल्स मिल गए हैं। ओके, तो इससे हमें की आउटकम क्या निकालना है? टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन रही है यहाँ पे एक पेरेंट सेल से। ओके, सिंपल सा था। तो यहाँ पर आकर हमारा माइटोसिस कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो, आपको समझने में थोड़ी भी हेल्प हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने किसी फ्रेंड के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका समझ आता है, आपको कंसेप्ट समझ आते हैं, कंसेप्ट क्लियर होने में आपको हेल्प होती है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिए, एक लेसन के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक टॉपिक के लिए भी आप ज्वाइन कर पाएंगे, इवन एक पूरा आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, 10th का, 12th का, नीट सीईटी का, तो वो भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो कल हम लोग मिलेंगे पॉसिबली मियोसिस के टॉपिक के साथ में। तो कल हम लोग डेफिनेटली मियोसिस का टॉपिक भी एक बार डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, drop your questions in the comments box. We'll definitely try to resolve those questions. Thank you.